थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, तो इसकी हेडिंग दे देते हैं। नंबर 12 इज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं जूम कर लूँ ताकि आपको सही नजर आ जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर होता है उसको हम एनाटॉमिकली तो हम थोरेसिक इनलेट बोलते हैं, और लेकिन क्लिनिकली इसको हम आउटलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो थोरेसिक सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है, इसको एनाटॉमिकली क्या बोलते हैं और फंक्शनली यानी क्लिनिकली क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग देते हैं एनाटॉमिकली, और यहाँ पे ये क्लिनिकली। एनाटॉमिकली इसको हम बोलते होते हैं थोरेसिक इनलेट। क्यों? बिकॉज इसमें से नॉन सर्कुलेटिंग सब्सटेंस यानी एयर और फूड थोरैक्स में एंटर हो सकते हैं। बिकॉज नॉन सर्कुलेटिंग सब्सटेंस, जिसमें एयर और फूड, एयर किसके अंदर, ट्रैकिया, और फूड इसोफेगस, वो इसी अपर्चर से एंटर होते हैं। लेकिन इसको क्लिनिकली हम थोरेसिक आउटलेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें से, इस आउटलेट में से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। फॉर एग्जांपल T1 रेमाई यानी रेमस लिख लेते हैं, और जो सबक्लेवियन आर्टरी वो इस अपर्चर से गुजरती है और थोरैक्स को लीव करती है, जिसकी वजह से हम इसको थोरेसिक आउटलेट क्लिनिकली बोलते हैं, और एनाटॉमिकली हम इसको थोरेसिक इनलेट, बिकॉज एयर और फूड इसके जरिए एंटर होती है। अब होगा क्या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में? मसला कहाँ पे होगा? थोरेसिक इनलेट में मसला होगा, जो कि एनाटॉमिकली हम बोलते थे, यानी सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर में। तो सिंड्रोम में होगा क्या? तो सिंड्रोम को देख लेते हैं यहाँ पर। इस सिंड्रोम में दो स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो गए। तो पहले सिंड्रोम का कॉज क्या होगा, उसकी कॉज क्या होगी? पहला कॉज यह होता है कि जो सर्वाइकल रिब्स, दूसरा होता है सक्लेनस एंटीरियर या फिर एंटीरियर सक्लेनी, उसकी इंसर्शन सीधा नहीं हुई, सक्लेनस एंटीरियर या फिर सक्लेनी एंटीरियर। तो इनकी इंसर्शन ठीक नहीं हुई या फिर सर्वाइकल रिब्स होगी, तो उसने दो स्ट्रक्चर को कंप्रेस किया। वो दो स्ट्रक्चर कौन से थे? पहला स्ट्रक्चर होगा T1, और दूसरा यानी T1 स्पाइनल नर्व हो गया या फिर T1 रूट बोल दे आप, और दूसरा होगा सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये दो स्ट्रक्चर क्या हो गए? कंप्रेस हो गए, सबक्लेवियन आर्टरी। इन दो स्ट्रक्चर के कंप्रेस हो जाने की वजह से हमें डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? T1 हो गया, T1 वाला सेगमेंट होता है वो मीडियल सेगमेंट ऑफ हैंड को सप्लाई करता है, तो हमें एनेस्थीसिया देखने को मिलता है, एनेस्थीसिया ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ हैंड। और दूसरी तरफ सबक्लेवियन आर्टरी हो गई है, तो हमें सबक्लेवियन आर्टरी अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, तो जो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू अपर लिम्ब, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी जब फर्स्ट हिप को क्रॉस करती है तो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है अपर लिम्ब। तो इसका इफेक्ट भी हमने नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं डिसलोकेशन ऑफ रिब्स। नंबर 13 इज डिसलोकेशन ऑफ रिब्स। इसका दूसरा नाम क्या होगा? अदर नेम स्लीपिंग रिब सिंड्रोम। एग्जाम में इसी तरह दूसरे नाम से पूछा जाता है इसको, स्लीपिंग रिब, स्लीपिंग क्योंकि यहाँ पे रिब स्लिप हो जाएगी, सिंड्रोम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन या फिर इसके फीचर्स बोल लिया आप इसको, तो ये लिख देते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 या फिर इसके फीचर्स। इसका जो डेफिनेशन या फिर फीचर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं वो होगा डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, यानी ऐसा जॉइंट जो किसके दरमियान था? कोस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के दरमियान, उसको बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। तो यहाँ पे डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोकोस्टल जॉइंट,
दूसरा यहाँ हमें देखने को मिल सकता है कि इंटर कॉन्ट्रोल ज्वाइंट की डिस्प्लेसमेंट होगी। इंटर कॉन्ट्रोल ज्वाइंट जो दो किसके दरमियान थे, कॉन्ट्रोसाइड यानी कोस्टल कार्टिलेज के दरमियान थे, की डिस्प्लेसमेंट होगी। जो इंटर कॉन्ट्रोल ज्वाइंट्स होते हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स को अफेक्ट करती है। तो इट अफेक्ट 8th 9th 10th रिब्स। और इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। इसको मैं छोटा कर लूँ या फिर इस शीट को यहाँ से कर लेते हैं। ओके, इसका इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का जो असल ओरिजिन होता है वो भी रिब से होता है। तो डायफ्राम डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, तो हमें डैमेजेस लीवर, क्योंकि लीवर डायफ्राम के नीचे ही पड़ा होगा और डायफ्राम होगा। डायफ्राम डैमेज हो गया तो फिर हर्निया होगा, अगर लीवर डैमेज हो गया तो फिर हैमरेज ब्लीडिंग होगी। तो ये हमें देखने को मिलती है। आगे देख लेते हैं नंबर 14, सेपरेशन ऑफ रिब्स। रिब्स की सेपरेशन, ऊपर दो जॉइंट डिसलोकेट हो रहे थे, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट और इंटरकॉन्ट्रोल जॉइंट। डिसलोकेट सेपरेशन ऑफ रिब्स सॉरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो स्पेसिफिक जॉइंट होगा वो होगा कोस्टो कॉन्ट्रोल जॉइंट। कोस्टो का मतलब होता है रिब्स, कॉन्ट्रोल का मतलब होता है कोस्टल कार्टिलेज। तो डिसलोकेशन ऑफ कोस्टो कॉन्ट्रोल जॉइंट, कोस्टो कॉन्ट्रोल जॉइंट। और इसके इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रिब डैमेज हुई है या फिर सेपरेट हुई है। तो इसके इफेक्ट में हम देख लेते हैं कि थर्ड से लेकर टेंथ रिब इसके सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सेपरेट हो जाए तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो पेरिकॉन्ड्रियम जो किसकी होती है, आउटर कवरिंग कोस्टल कार्टिलेज की, पेरिओस्टियम रिब्स की होगी, वो उनमें डैमेज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम टेयरिंग ऑफ पेरिओस्टियम यानी रिब्स की आउटर कवरिंग और पेरिकॉन्ड्रियम कोस्टल कार्टिलेज की आउटर कवरिंग। अगर ये टेयर हो जाएगा तो रिब्स मूव सुपीरियरली, जिसकी वजह से वो किसी टिश्यू को डैमेज करेगी और हमें पेन देखने को मिलेगा। लास्ट क्लिनिकल है पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, हेमी पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम की हेमी पैरालिसिस, इसका कॉज क्या होगा, कॉज इसकी नर्व डैमेज होगी। और मोटर नर्व कौन सी होती है, फ्रेनिक नर्व। तो यूनिलैटरल या फिर इप्सिलैटरल और यूनिलैटरल फ्रेनिक नर्व डैमेज, फ्रेनिक नर्व डैमेज। अगर ये डैमेज हो गया तो फिर हेमी पैरालिसिस होगा। और हेमी पैरालिसिस का क्या इफेक्ट होगा, हेमी पैरालिसिस का इफेक्ट क्या होगा, पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन, पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन में होता क्या है, नॉर्मल रिस्पायरेशन में इंस्पिरेशन फेस में जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, ओके। और एक्सपायरेशन में ये ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन जो पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन होगी, जो पार्ट डैमेज हो गया वो उल्टी तरफ मूव करेगा, बिकॉज जो एब्डोमिनल प्रेशर होगा वो उसको मूव कर पा रहा होगा। तो इंस्पायरेशन में ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक्सपायरेशन में वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस रिस्पायरेशन को बोलेंगे पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन। और एक और नर्व भी होती है, उसका नाम है एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। अगर वो मौजूद होगी तो फिर हेमी पैरालिसिस नहीं होगा। तो एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, इसकी कुछ ब्रांच आती है, नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस जिसकी रूट वाली ऑलमोस्ट C5 होती है, वो इसको करती होती है एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व यानी ब्रांच देती होती है। अगर ये ब्रांच इंटैक्ट है तो फिर हेमी पैरालिसिस नहीं होगा। अगर ये ब्रांच भी नहीं है और फ्रेनिक नर्व भी डैमेज होगी तो फिर हेमी पैरालिसिस होगा ही होगा। तो ये था आज के थोरैक्स के क्लिनिकल्स, थोड़े से लंबे हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। और अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो। बाकी आपकी मर्ज़ी।